हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आज हम स्टॉक मार्केट की एक ऐसी कंपनी के बारे में जानने वाले हैं जो इंडिया की एकमात्र लिस्टेड कंपनी है डिजिटल एडवर्टाइजिंग में। मींस एडवर्टाइजिंग स्पेस में, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, मोबाइल एडवर्टाइजिंग स्पेस में यह एकमात्र लिस्टेड कंपनी है स्टॉक मार्केट में, और उसका नाम है एफल इंडिया। मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाता हूं और ये वीडियो दो पार्ट्स में होगा। पहला है इसके बिजनेस एस्पेक्ट से, जिसमें इसमें इसका बिजनेस मॉडल और रेवेन्यू मॉडल कवर हो रहा है, जो मोर और लेस ऑल ऑफ द टाइम सेम रहता है। एंड सेकंड पार्ट विल कवर द नंबर्स। जो नंबर्स वाला पार्ट है वो हर ईयर चेंज होता रहेगा, क्योंकि हर ईयर की परफॉर्मेंस अलग रहेगी, तो वो अपन अलग से डिस्कस करेंगे। अपन आज डिस्कस करते हैं कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है, ये कंपनी क्या करती है और किस तरीके से ये अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। तो इसके सबसे पहले फंडामेंटल्स में बात आती है कि एक तो एकमात्र लिस्टेड कंपनी है इस स्पेस में, इंडिया में, इंडियन कंपनी। दूसरा कि ये जनरेट कैसे करती है। ये इसका काम ही ये है कि एक एडवर्टाइजमेंट दिखाती है और अपने क्लाइंट्स के लिए एडवर्टाइजमेंट दिखाती है आपके मोबाइल पे। आपको भी कई बार मोबाइल पे कई तरीके के एड्स दिखते होंगे, तो उसमें से कई सारे एड्स ऐसे होते हैं जो एफएल के थ्रू आपको मोबाइल पे डिस्प्ले किए जाते हैं। तो वो आपको एड्स डिस्प्ले करते हैं एंड अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने जो भी जिन लोगों ने इसको एडवर्टाइजमेंट दिया है कि भाई आप मेरा एड दिखाइए, उन एडवर्टाइजर्स के लिए लीड जनरेट करके लाना, उन एडवर्टाइजर्स के लिए धंधा लेके आना बेसिकली इसका काम है। तो आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा मोबाइल वगैरह में कई तरीके के एड्स आते हैं। आपके एड्स में क्या क्या हो सकता है, आप कोई ऐप चला रहे हैं और उस ऐप पे कोई ऐड आ जाए किसी दूसरी एप्स का, या फिर कुछ वीडियो एड्स वगैरह कुछ भी आ जाए, तो वो एक ऐड हो सकता है। आप कभी मोबाइल वेब यानी कि कहीं कुछ वेबसाइट्स पे कुछ सर्च कर रहे हैं और साइड में देखते हैं ऊपर नीचे थोड़ा बहुत आपको कहीं ना कहीं देखने मिलेगा कि छोटे छोटे एड्स आ रहे हैं, किसी ना किसी चीज़ का ऐड आ रहा है। या फिर आप कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कोई शो देख रहे हैं या फिर कोई वेब सीरीज देख रहे हैं, उस पर भी कई बार आपको कुछ सेकंड्स के ऐड देखने के लिए मिलते हैं। वो कई तरीके के एड्स दिखाने का फॉर्मेट होता है और वो हर तरीके की एड्स एफल अपने साइड से दिखाती है फॉर देयर क्लाइंट्स। इसके अलावा उसके फॉर्मेट्स क्या हो सकते हैं, इमेज एड्स हो सकते हैं, वीडियो एड्स हो सकते हैं, या तो वो आपको पुश नोटिफिकेशंस भेज सकते हैं, और भी कई तरीके के एड्स वो आपको, यानी कि किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, वो आपको दिखाए। फर्दर इसका यूज केस क्या है, आखिर वो क्या यूज करते हैं। सबसे पहले वो यूज करते हैं कि कोई टारगेट करे किसी एग्जिस्टिंग कस्टमर को कि रिपीट कर ले ट्रांजेक्शन्स। जैसे इसके कस्टमर्स में से है मिंत्रा, तो अगर समझिए आज आपने मिंत्रा से कोई शॉपिंग करी है और ये चाहता है कि आप इसके कस्टमर हैं एंड अगेन आप उससे कुछ शॉप करें, तो ये आपको मिंत्रा का ऐड दिखाएगा कि आप अगेन उसके कस्टमर बने, आप अगेन रिपीट ट्रांजेक्शन करें। सबसे पहला यूज केस। सेकंड है रीटारगेटिंग। कई बार क्या होता है, आपका मन होता है कोई सामान लेने का, तो आप जाकर अमेजोन पर गए, आपने सर्च किया कि मैं देखता हूँ अच्छा सा गिटार किधर है, या फिर अच्छा सा कोई आपने शूज देख लिया, और आपको लगता है कि यार ये चीज मुझे परचेज करनी है। एकदम से आप वहां तक पहुंच जाते हैं, ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं करते हैं और फिर अचानक से रुक जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, या फिर कुछ बिजी हो जाते हैं, या फिर सोचते हैं यार नहीं यार अभी तो महंगा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको पता चल जाता है कि ये एक ऐसा यूजर है जिसको लेने का तो मन है, इसने ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं किया है, तो काश मैं इसका ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट करवा दूं। तो इसलिए ये रीटारगेट करता है, ये रीटारगेट करके कहना चाहता है कि वापस कि भाई ये आदमी पोटेंशियल है, ये ले सकता है, इसका मन भी है लेने का। तो सेकंड यूज केस होता है रीटारगेटिंग द कस्टमर्स हु हैव नॉट कंप्लीटेड देयर ट्रांजैक्शंस। थर्ड आता है टारगेटिंग न्यू यूजर्स। स्विगी जैसे इसका एक कस्टमर हुआ करता था, तो न्यू यूजर्स, ये न्यू यूजर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है कि आज हो सकता है कोई नया आदमी जो स्विगी से कुछ मंगा ले, तो ये लोकेशन के हिसाब से इसे पता चलता है। इट हैज अ लार्ज डेटा प्लेटफॉर्म जिसकी अपन आगे बात करेंगे। तो उसके थ्रू ये न्यू यूजर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है कि ये टारगेट हो सकता है, अपना नया यूजर बन सकता है। इसके अलावा एक और नए टाइप का यूज केस होता है कि कई ऐसे स्टोर्स होते हैं जिनका ऑफलाइन बहुत अच्छा प्रेजेंस है, बट वो कई बार देखते हैं कि ऑनलाइन यूजर्स बहुत सारे हैं, तो वो ऑनलाइन यूजर्स को अपने स्टोर्स पर कैसे लेकर आए उसके लिए भी ये काम करता है। तो ऑफलाइन वो ऑनलाइन ये सब बता देगा कि आपका ये वाला प्रोडक्ट इस स्टोर में यहाँ पर अवेलेबल है, या आपके नज़दीक का स्टोर है, एंड जाइए यहाँ पे विजिट कीजिए, आपको लाइव ये प्रोडक्ट देखने मिलेगा, समझने मिलेगा, तो आपको दोनों एक्सपीरियंस हो जाएगा। हाइब्रिड हो गया एक टाइप से ये। एंड एट द लास्ट जो नॉर्मल एडवर्टाइजिंग में यूज केस होता है कि इससे एक ब्रांड बढ़ती है, क्लाइंट की ब्रांड बिल्डिंग होती है। अब डिजिटल एडवर्टाइजिंग इकोसिस्टम समझना बहुत जरूरी है कि आखिर वो होता क्या है, डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेस में क्या क्या चीजें होती है।
तो सबसे पहले एक होता है एडवर्टाइजर। एडवर्टाइजर मतलब कोई भी वो व्यक्ति जिसे अपना कुछ तो माल बेचना है और उसे अपना एड कहीं पर दिखाना है। जैसे को आज मैं हूं और मेरी एक शॉप है जिसमें मैं अपना शूज का बहुत बड़ा काम है और मैं चाहता हूं कि यार मैं अपने शूज पूरी दुनिया को दिखाऊं। तो मैं एप्पल के साथ कांटेक्ट करता हूं कि यार मेरे शूज, मेरी ब्रांड का एड आप दिखाइए और मेरे शूज बेचने में मेरी मदद कीजिए। तो ये होता है एडवर्टाइजर्स। अब पब्लिशर्स वो लोग होते हैं इस एडवर्टाइजिंग स्पेस में। पब्लिशर्स किन्हें बोला जाता है? पब्लिशर्स उन्हें बोला जाता है जिनके पास जगह है, वो कुछ ऐसी वेबसाइट या कुछ ऐसा ऐप है उनके पास जहां पर उनके पास जगह है किसी भी डिजिटल एड को प्लेस करने के लिए। समझिए आपका, आप नवभारत टाइम्स है, आप टाइम्स ऑफ इंडिया हैं और आपके पास, आप अपनी न्यूज चैनल की वेबसाइट है और वहां पर वेबसाइट में आपकी न्यूज पढ़ने के लिए लाखों लोग आ रहे हैं, रोज आपके वहां पर न्यूज पढ़ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि लाखों लोग जब आपकी न्यूज पढ़ रहे हैं और अगर बाजू में वहां पर एड रहेगी तो न्यूज के साथ साथ आपकी जो स्पेस है वो एडवर्टाइजमेंट वाली, वो भी आप किसी को सेल कर सकते हैं। तो पब्लिशर्स वो होते हैं जिनके पास एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए लोगों, पब्लिक फेसिंग प्लेटफॉर्म है और वहां पर उसके पास जगह है जहां पर वो किसी का एडवर्टाइजमेंट दिखा सकता है। एड नेटवर्क्स क्या होता है? एड नेटवर्क्स एफएल के जैसे लोग होते हैं। ये कंपनी क्या करती है, एफएल जैसे एड नेटवर्क्स क्या करते हैं, ये पब्लिशर्स और एडवर्टाइजर्स के बीच में मिलन का काम करता है। इन दोनों को मिलाने का काम इसका है। ये इन दोनों के बीच में आता है और देखता है कि यार इसके पास यहाँ पर स्पेस है और इन लोगों को ऐड दिखाना है। अब अगर आप पब्लिशर हो और आपका यंग जनरेशन देख रही है और आप इनके पास कोई फिटनेस प्रोडक्ट एडवर्टाइजर है, तो वो यंग जनरेशन को टारगेट जरूर करेगा। इसलिए वो आपके पास उसे लेकर आ जाएगा कि यार आपकी एड इन्वेंट्री, आप एड स्पेस इससे दे दीजिए। अब इनके पास कई तरीके के डिमांड साइड प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसे ये डीएसपी बोलते हैं। डिमांड साइड प्लेटफॉर्म कुछ नहीं करते, बस ये आपके एडवर्टाइजर को, यानी कि एंजल, स्विगी जैसे कस्टमर्स को ये हेल्प करते हैं कि एडवर्टाइजिंग के लिए जो पब्लिशर्स के पास स्पेस है वो खरीदने में ये प्लेटफॉर्म्स मदद करते हैं और उनके कैंपेन रन करने में मदद करते हैं और उन्हें उनकी टारगेट ऑडियंस के बारे में बताते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स बहुत एआई वगैरह से इंटीग्रेटेड होते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म्स आपको पहले ही बता देंगे कि यार यहाँ पे ये एडवर्टाइजिंग स्पेस खाली पड़ी है और इस वाली स्पेस पे ना टारगेट ऑडियंस इस वाली सिटी से है या फिर ये वाला एज ग्रुप है या फिर यहाँ के लोग हैं, और आपको बताएंगे कि आपका प्रोडक्ट इस वाले को आप अगर टारगेट कर रहे हो तो आप ये वाली एडवर्टाइजिंग स्पेस खरीद लो और यहाँ पे अपना एडवर्टाइजमेंट चलाओ। सप्लाई साइड प्लेटफॉर्म का काम ये है कि ये पब्लिशर्स को मदद करता है। जैसे डिमांड साइड प्लेटफॉर्म्स आपकी मदद करता है एड दिखाने में, एडवर्टाइजर्स की मदद करता है, वैसे ही सप्लाई साइड प्लेटफॉर्म पब्लिशर्स की मदद करता है कि जिनके पास एडवर्टाइजिंग स्पेस तो है पर उन्हें भी पता नहीं है कि वो स्पेस बुक हो चुका है या नहीं, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन होता है। तो सप्लाई साइड प्लेटफॉर्म उनकी इन्वेंट्री मैनेज करने में मदद करता है। वो रियल टाइम बेसिस पे चलता है कि भाई ये एड स्पेस बुक हो गया है, कितने टाइम के लिए बुक हुआ है, कब तक के लिए बुक हुआ है, कौन सी जगह बुक हुई है। तो ये सारी चीजें मैनेज करता है एंड नेक्स्ट टाइम उसको इन्वेंट्री में शो नहीं करेगा ताकि आप एक ही एड स्पेस को दो बार ना बेच दें। समझिए अगर ये सप्लाई साइड प्लेटफॉर्म नहीं होगा, अगर ये सप्लाई साइड प्लेटफॉर्म नहीं होगा और नवभारत टाइम्स का राइट साइड का अगर एक कोई प्लेस खाली है फॉर शोइंग दी एडवर्टाइजमेंट्स एंड मैंने वो दो बार किसी को बेच दिया, तो दोनों एडवर्टाइजर्स के बीच में झगड़ा होगा कि ये तो मैंने परचेज किया, ये मैंने परचेज किया है, एंड इट विल बी ऑन द साइड ऑफ पब्लिशर्स कि यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि हमने दोनों को कैसे स्पेस बेच दिया। इसलिए इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए उन्हें एक सप्लाई साइड प्लेटफॉर्म मिलता है। एफएल के पास अपना खुद का डिमांड साइड प्लेटफॉर्म्स भी है, सप्लाई साइड प्लेटफॉर्म्स भी है। इसके अलावा डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं? डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स वो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पर बहुत सारा डेटा स्टोर होता है और ऑडियंस को समझा जाता है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग जगह पर ऑडियंस कैसी ऑडियंस है, वो डेमोग्राफिक्स, कौन सी जगह से लोग यहाँ पर इस वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, वो क्या इंटरेस्ट रखते हैं इस आर्टिकल को पढ़ रहे हैं, मतलब वो कौन से चीज से रिलेटेड होगा। अगर वो फिटनेस आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो फिटनेस रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट को से अट्रैक्ट हो सकते हैं, या फिर वो किस तरीके के लोग हैं, तो उनकी स्टडी करने के लिए एक डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म होता है जो खुद एफएल का भी एक डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो काफ़ी डिवाइसेस से कनेक्ट है एंड पता करता है कि यहाँ पर टारगेट ऑडियंस कैसी है, यानी कि इस ऑडियंस का बिहेवियर कैसा है एंड ये किसके लिए एक्यूरेट टारगेट बन सकता है। अब डेटा के कई सोर्सेज हो सकते हैं। आप सोचेंगे कि इसको इतना डेटा मिलता कहाँ से है, तो कई बार ये पब्लिशर्स के साथ पार्टनरशिप कर लेता है। इसके खुद के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट्स आते हैं जो ये एप्स वगैरह बनाने में हेल्प करते हैं। जब लोग इसके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट्स को यूज करके सॉफ्टवेयर्स बनाएंगे
तो ये एक छोटा सा उसके अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट को ये ट्रैक करता है और इसको पता चलता है कि जो भी इस ऐप में बनाने में जो भी किट यूज होता है, जब जब कोई उस ऐप को चलाता है तो उसे पता चल जाता है कि इस ऐप के अंदर कैसे लोग आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो ऐप की स्टडी कर लेता है। कई बार आप देखेंगे वेबसाइट पर कुकीज बोल के कुछ आता है, एक्सेप्ट द कुकीज, एक्सेप्ट द कुकीज। वो जो कुकीज होती है वो छोटी छोटी फाइल्स होती है जिसमें आपका कस्टमर बिहेवियर ट्रैक होता है कि यहाँ पर यूजर का बिहेवियर कैसा है, इस वेबसाइट पे आने वाले लोग कैसे हैं, और उस बिहेवियर को ट्रैक करके वापस ऐसी एफएल जैसी कंपनीज को बेचा जाता है। अब ये देखिए, ये पूरा एक बिजनेस मॉडल समझने के लिए बहुत ही अच्छा ग्राफ है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये एडवर्टाइजर्स के लिए लेफ्ट साइड में यहाँ पे डिमांड साइड प्लेटफॉर्म दिया है। ये इसके डिमांड साइड प्लेटफॉर्म से इतने सारे जिसके थ्रू ये एड स्पेस खरीदने में एडवर्टाइजर्स की हेल्प करता है। यूज केस जैसे कि मैंने आपको बताया था, ब्रांडिंग, रिटारगेटिंग वगैरह वगैरह, डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म वगैरह है इसका खुद का। और ये EFGH कैटेगरीज को फोकस करता है, जिसकी अपन बात करेंगे। EFGH कैटेगरीज होती है, उन इंडस्ट्रीज को ये कैटर करता है। और एफएल का राइट साइड में आप देखेंगे तो ये कंज्यूमर मॉडल है, जहां पर ये कन्वर्ज एआई जो सप्लायर्स के लिए इन्वेंट्री मैनेज करने वाला प्लेटफॉर्म वो है इसका कन्वर्ज एआई। इसके अलावा एक फास है, ये जो फ्रॉड मैनेजमेंट के लिए भी इसका एक सॉफ्टवेयर है। कि कई बार ऐसा होता है कि कई लोग अपने फ्रॉड सॉफ्टवेयर बैठा देते हैं, बार बार एड्स पे क्लिक करते हैं जिसका कोई सेंस नहीं है, बस वो एआई द्वारा या फिर ऑटोमेटेड है। तो उन फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना कि ये झूठा यूजर है, ये बार बार गलत तरीके से क्लिक कर रहा है, इट इज जस्ट अ मशीन। तो उन फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना ताकि बार बार अपना वहां पर ध्यान ना जाए कि यार ये तो कोई यूजर आ रहा है और बार बार अधूरा छोड़ रहा है, वो असलियत में कोई यूजर नहीं, वो एक मशीन है। वो ऐसे टाइप्स के फ्रॉड्स को डिटेक्ट करने के लिए और डेटा प्राइवेसी और उन कंप्लायंस को मैनेज करने के लिए भी इसके खुद के सॉफ्टवेयर्स एंड पेटेंट्स है, जो बहुत हेल्पफुल है। अब तक 2024 तक एप्पल का 3.4 बिलियन डिवाइसेस से इसका रीच है। 3.4 बिलियन डिवाइसेस इससे कनेक्टेड है, जिसको ये ट्रैक कर सकता है, इतनी पावर इसके पास है। एंड डेटा इज द रियल गेम फॉर हिम, जहां पर ये डेटा के साथ ही तो सबसे बड़ा गेम खेल रहा है। और ये सीपीसीयू रेवेन्यू के ऊपर वर्क करता है, यानी कि कॉस्ट पर यूजर रेवेन्यू इसका वर्क करता है, जो अपन आगे समझेंगे। सीपीसीयू मॉडल इसका रेवेन्यू मॉडल है। रेवेन्यू मॉडल कहता है कि हम आपसे पैसा तभी लेंगे, ये एडवर्टाइजर्स को कहता है, हम आपसे पैसा तभी लेंगे जब आपके एड पर सिर्फ क्लिक करने पर नहीं, आपके एड पर क्लिक करके अगर वो यूजर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करता है, या फिर जो भी आपका कॉल ऑफ एक्शन है, यानी कि आप जो उसे करने के लिए कहते हैं, अगर वो काम कर लेता है, उसके बाद आप हमें पैसा दीजिए। ये इनका रेवेन्यू मॉडल है। तो एवरेज सीपीसीयू रेट आएगी और कितने कन्वर्जन हुए, जब आप उनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सीपीसीयू रेवेन्यू आ जाएगा कि टोटल कन्वर्जन कितने किए और उनका एक कन्वर्जन पे आपका एवरेज सीपीसीयू रेट कितना है, कन्वर्जन रेट, और वो आपका कन्वर्जन रेवेन्यू हो जाएगा, सीपीसीयू रेवेन्यू हो जाएगा। इनका 90% ऑफ द रेवेन्यू सीपीसीयू के थ्रू आता है, यानी कि ये पैसा तभी लेते हैं 90% ऑफ द टाइम, इनका जो रेवेन्यू है वो तभी ये जनरेट करते हैं जब इन्होंने किसी यूजर को असलियत में कन्वर्ट किया हो। ये इनके कस्टमर्स की कुछ लिस्ट है, जैसे स्विगी, मिंत्रा, फॉसिल। ये इनके कस्टमर्स की लिस्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको एक पता चले कि किस किस लोगों के ये ऐड दिखा रहे हैं या फिर क्या क्या करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप जब इनका एड्स देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि किस तरीके से ये वर्क करता है। कस्टमर्स इस पर बिलीव कर रहे हैं, मीन्स कहीं ना कुछ इसने बहुत कुछ बड़ा एक फोकस एरिया पकड़ा है, जिसको इसने समझा है कि यहाँ पर धंधा बन सकता है। और एप्पल ने वो बिजनेस को समझकर और एक अच्छा बिजनेस खड़ा किया है, ये बोल सकते हैं। मिंत्रा, फॉसिल, एंजल वन जो एक बड़ा ब्रोकर फर्म है, टॉप 3 ऑफ द ब्रोकर फर्म है, वो एंजल वन का ऐड ये करते हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, शीन। शीन ये आउटसाइड इंडिया की कंपनी है, आउट ऑफ इंडिया में भी इसके काफी इसने ग्रो कर रहा है धीरे धीरे। हालांकि आउट ऑफ इंडिया से इसका रेवेन्यू आई थिंक 30-40% है, एंड वो अपन सब नंबर्स में डिस्कस करेंगे। जेप्टो, जेप्टो जो बहुत कॉमन है इंडिया में, जेप्टो का ये लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। टाटा कैपिटल का कर रहे हैं। पापाया, मुझे भी सारी कंपनीज के बारे में नहीं आइडिया है। जैसे ये माई ब्लू बर्ड, ये इंडोनेशिया की एक कंपनी है, टैक्सी रिलेटेड कंपनी है, उसका ये लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। गो आई बीबो का कर रहे हैं। बात आती है इनकी शेयर होल्डिंग पर, तो ये शेयर होल्डिंग लेटेस्ट एज ऑन 30 जून 2024 मैंने लगाई है। आप देख सकते हैं कि 55% इज ओन्ड बाय प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप्स एंड 16% म्यूचुअल फंड्स ओन कर रहे हैं एंड अदर्स बचा हुआ। और
ये वर्टिकल्स जैसे कि मैंने बात की थी EFGH वर्टिकल्स है, तो मेजोरिटी ऑफ द इनका रेवेन्यू 90% ऑफ द रेवेन्यू EFGH वर्टिकल्स में आ रहा है। वो EFGH वर्टिकल्स क्या है? ई से ई कॉमर्स, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट है। F से फिनटेक है, फिनटेक यानी कि फाइनेंस रिलेटेड, जैसे अपन ने देखा ही था कि मोतीलाल ओसवाल, टाटा कैपिटल। ई कॉमर्स में अपन ने देखा था मिंत्रा एंड जेप्टो। एंटरटेनमेंट में अपन ने गेमिंग के देखे थे, फूड टेक। अब गेमिंग में अपन ने पापाया वगैरह देखा था। गवर्नमेंट के एड्स करते हैं, ग्रोसरीज के करते हैं। हेल्थ टेक है, हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रेवल से रिलेटेड है, जैसे वो इंडोनेशिया वाली अपन ने टैक्सी वाली कंपनी देखी थी ऐसे। थैंक यू। मेरे हिसाब से ये एक इसके बेसिक फंडामेंटल और इसको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग थी जो अपन ने एफिल की समझी है। इन द नेक्स्ट टाइम वी विल कवर द नंबर्स, परफॉर्मेंस कि इसके 2024 में नंबर्स कैसे रहे हैं, ये कहाँ पर चल रहा है और क्या क्या है इसके बारे में और थोड़ी डिटेल्स। बट आई थिंक ये ऐसा एक बेसिक बिजनेस मॉडल है इसका जो मुझे कवर कर लेना चाहिए था, एंड मोर और लेस ये ऑलमोस्ट ऑफ द टाइम सेम रहता है।